एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। आज हम जिस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करने वाले हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जल्दी से। आज जब आपने टीवी की तरफ या एसी की तरफ अपने रिमोट को पॉइंट किया होगा और आपने एक बटन को प्रेस किया एंड टीवी टुक दैट कमांड, एसी टुक दैट कमांड, तो बहुत खुशी तो नहीं हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है, बट स्टिल अगर उसके बारे में मैं क्रिटिकली सोचूं तो आई गॉट टू नो कि बिना वहां जाए, बिना उस स्विच को प्रेस किए, आई वॉज एबल टू मैनेज द टीवी, आई वॉज एबल टू यूज ऑल दी पर्टिकुलर कमांड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द रिमोट। कैसे? तो उसका जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस इज द पर्टिकुलर वे हाउ यू आर ट्रांसफरिंग द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। हाँ, उस मशीन के बारे में इस चैप्टर में बात नहीं होगी भाई, उस वेव के बारे में बात होगी जो उस मशीन से निकलकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, और उस वेव का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ एक टाइप की नहीं, बहुत सारी टाइप की हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ को बेयर करने वाली डिफरेंट वेव्स, उनके डिफरेंट एप्लीकेशन, उनके डिफरेंट जनरेशन के तरीके। तो हर एक पॉइंट के बारे में क्रिटिकली बात होगी, बट किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं और हम क्यों उन चीजों से आसपास घिरे हुए हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस थ्योरी या इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एंटर करते हैं। और एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टीचर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि व्हाट शुड बी द बेस्ट कम्युनिकेशन वे सो दैट यहां से भेजा हुआ सिग्नल आपका रिसीवर कैच कर पाए, एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच करे, और ऐसा करे कि परमानेंट उस एनर्जी को बेयर करके रख ले। हार्ड मैग्नेट्स, बहुत बढ़िया, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करने वाले हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ एप्लीकेशन मैंने यहां पर बना रखे हैं। मैंने कोशिश की है इस डरावने आदमी को दिखाने की, और कोशिश की है यहां पर एक इंफ्रारेड बाइनोकुलर्स बनाने की। बाइनोकुलर्स इज अ डिफरेंट टर्म, मिलिट्री यूज करती है इसको, डिफेंस यूज करता है। नाइट विजन गॉगल्स बहुत सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, गेम्स में देखा होगा, ठीक है। नाइट विजन गॉगल्स क्या है ये? जब आप, नॉट आप पर्टिकुलरली आप, जब डिफेंस वाले, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, कोई भी रात के समय मान लीजिए जा रहा है, या अभी कुछ टाइम पहले ही जो हमने एक अटैक किया था, घुस के मारा था, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रात के टाइम किस तरीके से वो लोग देख पा रहे थे? क्या वो घटोत्कच बन गए थे? नहीं, दे वर यूजिंग द इंफ्रारेड night vision goggles which could make them see the heat associated with a person। कैसे उसमें एंटर करते हैं? तो ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैप्चर करने का, एंड हियर इज इन यू कैन सी अनदर एग्जांपल। ये मैं नहीं, कोई और है। कभी ना कभी आपने एक्सरे कराया होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टूटा होगा, घर का नहीं, आपका, दिल के अलावा। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने एक्सरे कराया होगा, और एक्सरे में उस जो आपकी फोटोग्राफिक इमेज होगी उसको आपने देखा होगा, नॉट यू द डॉक्टर्स विच यू वांट टू बिकम एट द एंड। तो वो जो देखा होगा, उसको देखने के बाद एनालाइज किया कि भाई व्हाट इज द एक्चुअल थिंग एंड हाउ अभी वो दिख रहा है, एंड उस डिफरेंस से पता चला कि हाँ यहां प्रॉब्लम है। किसका एग्जाम्पल है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं उसके रिवीजन एंड इंट्रोडक्शन दोनों पार्ट को। कौन पढ़ाने वाला है? पीएजी सर। पी स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, एजी इज अभिषेक गौतम, नीचे लिखा हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, और जिस पर्टिकुलर टॉपिक से, जिन बातों पे हम स्ट्रेस देने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा उसको सबसे पहले। तो यहां पर हम सबसे पहला टॉपिक अपना होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, क्या उसकी जरूरत है, यह मैं आपको समझाऊंगा, बिकॉज बहुत ही डेप्थ में यह बात एनसीईआरटी में दी हुई है, और एनसीईआरटी जिसको डेप्थ में समझाएगा उसको क्रिटिकली पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। यू कैन नॉट से कि पेपर डिफिकल्ट था, नहीं, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है उसके बारे में बात करेंगे कि हमें यह तो पता है कि वायर के अंदर करंट फ्लो करता है, एंड दैट इज अ कंडक्शन करंट। यू ऑलरेडी नो दिस। एक कैपेसिटर को वायर के थ्रू कनेक्ट कीजिए, बैटरी से कनेक्ट मतलब कर दीजिए, लगा दीजिए, तो वायर के अंदर चार्ज दौड़ेगा, उस दौड़ने की वजह से, उस फ्लो की वजह से एक करंट पैदा होता है कॉल्ड एज कंडक्शन करंट। बट साथ ही साथ व्हेन द कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड, तो उसके प्लेट के बीच में एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। सपोज करिए
प्रेजेंट है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग अनदर टाइप ऑफ करंट कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। डेफिनेशन क्या है यहां देखेंगे, मैं पॉइंटर यूज करता हूं, हाईलाइट, ठीक है, लेजर पॉइंटर यूज कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखेंगे। आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज डी फाई ई बाई डी टी? व्हाट इज डी फाई ई बाई डी टी? तो डी बाई डी टी इज योर डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड फाई ई इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑब्वियसली बात है, आईडी नॉन जीरो कब होगा? जब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन इज चेंजिंग, एंड दैट शुड बी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नेक्स्ट टॉपिक अपने उठाने वाले हैं, विच इज द बेसिस फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने यूज करना शुरू किया, जब उनके एप्लीकेशंस को देखना शुरू किया, तो वी गॉट टू नो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके थ्योरेटिकल हर एक एस्पेक्ट को हमने बहुत क्रिटिकली देखा, बहुत क्रिटिकली एनालाइज किया। नॉट वी एज अ पीपल, द साइंटिस्ट हु आर डूइंग दिस ऑल। तो आपने जितना अब तक इस चैप्टर से पहले पढ़ा है, समझ लीजिए वो सारा इसी चैप्टर को पढ़ने के लिए बेसिस था। बट इसका मतलब ये नहीं कि यही एक चैप्टर एकमात्र आने वाला है। मैं चाह रहा हूं आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझाना कि क्यों इतना क्रिटिकल है, क्यों इतना क्रूशियल है। बिकॉज आप घिरे हुए हैं उससे। आपके घर में जो वाईफाई चल रहा है, आप जो फोन कर पा रहे हैं किसी को, आप इंटरनेट सर्फ कर पा रहे हैं, आप जरूरी पढ़ाई के टाइम पे भी अगर इंस्टाग्राम फेसबुक पे टाइम पास कर रहे हैं, तो भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज कर रहे हैं। डोंट डू दैट, बट स्टिल। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेसिस जो आपका मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, ये उसका थ्योरेटिकल बेसिस है। एक एक करके चारों इक्वेशन को पढ़ेंगे। जल्दी से नाम बता देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन इज योर गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। थर्ड इज व्हाट? थर्ड लॉ कौन सा है? थोड़ा सा चेंज किया है, इसलिए आपको नहीं पता चल रहा होगा। यहां म्यू नॉट आई तक तो देखा था ना भाई, म्यू नॉट आई याद है क्या था? एम्पियर्स सर्किटल लॉ देखा हुआ है, यूज किया हुआ है। क्या, किस पर्पस के लिए यूज किया है? मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज किया हुआ है। एंड द लास्ट इज दिस पॉइंट। कहां यूज किया है ये भी देखा है, कहां था? फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या निकालने के लिए? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। कौन सी फील्ड? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आई एम नॉट सेइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, आई एम सेइंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद का जो पॉइंट आएगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। विल बी सीइंग कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ टाइम एंड पोजीशन, और कैसे कुछ कांस्टेंट्स होते हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्रोपगेशन कांस्टेंट। दीज आर द फैक्टर्स जो हम इंक्लूड करने वाले हैं। उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, उनके बीच में एंगल क्या होता है, कब वो मैक्सिमा पे होते हैं, कब वो मिनिमा पे होते हैं, क्या दोनों का पीक साथ में आता है, ये सारी बातें करेंगे। और उसी के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, विच आर द मोमेंटम कैरीड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिकॉज इट कैरीज मोमेंटम। वेव है बट फिर भी इट कैरीज मोमेंटम, इट एक्सर्ट्स फोर्स एंड इट अप्लाइज रेडिएशन प्रेशर। और भी टर्म्स हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखते हैं किस तरह से एनालाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बेस्ड है, फॉर्मूला है, रट, लेकिन क्रिटिकली समझ पहले कि क्यों यह फॉर्मूला इस तरह से लिखा है, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो एंड साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग रहें उस फॉर्मूले को यूज करते टाइम। एंड द लास्ट पॉइंट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो शुरू होगा रेडियो वेव से और खत्म होगा गामा पे। कॉस्मिक भी आता है लेकिन उसको छोड़ देते हैं। तो ये किस तरह से मूव करता है ये पूरा पैटर्न, तो आप नोटिस करिएगा यहां पे इधर इस तरफ जाने से आपकी वेवलेंथ कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यानी एनर्जी भी बढ़ रही है वेव की। तो सबसे कम एनर्जी बेयर कौन करता है? रेडियो। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन बेयर करता है? गामा। उसके नीचे एक निमोनिक दिखेगा, रीड माई इंस्ट्रक्शंस विजिबल अंडर एक्सरे ग्लासेस। एक्सरे ग्लासेस, ठीक है, जेम्स बॉन्ड देखिएगा, कोई बात नहीं, वापस आते हैं। रीड माई इंस्ट्रक्शंस विजिबल अंडर एक्सरे ग्लासेस। आर स्टैंड्स फॉर रेडियो। ये देखना, जो आपका मतलब ये जो पूरा सीक्वेंस था आपका स्पेक्ट्रम का, उसमें ये जो रीड माई इंस्ट्रक्शन में कैपिटल वर्ड दिख रहे हैं आपको बोल्ड लेटर्स में, इट्स अ निमोनिक यूज्ड फॉर रिमेंबरिंग या मेमोराइजिंग दिस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम पार्ट। बाकी उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जनरेशन है, वो सारी बातें आगे जाके करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्बिंग मैक्सिमम। क्या एब्जॉर्ब करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, वो आप क्यों एब्जॉर्ब करेंगे भाई? यू हैव टू एब्जॉर्ब द कंटेंट, you have to absorb the theoretical aspect, you have to absorb the explanation part which I am giving. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्ब मत करिए, थ्योरी, उसके पीछे की कहानी को एब्जॉर्ब करिए।
उनके फैक्टर्स को एब्जॉर्ब करिए। उस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए किस तरह से मूव करना पड़ेगा? स्टूडेंट शुड फोकस ऑन द थ्योरेटिकल अप्रोच, नॉट द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पार्ट। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स नहीं है, तो यहां पे एक्सपेक्टेशन अलग रखिए। अब हर चैप्टर की एक्सपेक्टेशन, हर एक पर्टिकुलर जो आपका फैक्ट होगा, उसका जो आपका एक्सप्लेनेशन या मतलब कह लीजिए उसका यूटिलाइजेशन कह लीजिए, वो हर बार सेम तरह से नहीं होने वाला। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि इस चैप्टर का हमारे लिए एम क्या है, लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द चैप्टर।